हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 9 जो यूजीसी नेट का है, जिसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग स्लोप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसमें आपका ग्राफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, जिसमें 10 प्रश्नों के आधार पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन 10 प्रश्नों से पूरा टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और पेड बैच में आपको ये चीज़ें कराई गई हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप कोशिश करिए कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए पीजीटी का जो बैच चल रहा है, तो उसमें एक यूनिट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट, जिसमें भूगोल का विषय क्षेत्र है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। जी, यहाँ पे देखिए आपका नेट का भी बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का भी चल रहा है, और टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है आपकी। तो यदि टेस्ट सीरीज़ में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट चाहते हैं या यूजीसी नेट की चाहते हैं या फिर आपका पीजीटी या टीजीटी बैच में चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका दिया गया। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं कि इसके एग्ज़ाम के लिए, यानी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का कब है। तो अभी देखिए डेट शीट प्रॉपर जो है इन्होंने दी नहीं है, और अभी आपका जो जुलाई का 12 जुलाई से है, तो इसमें आपका जुलाई और अगस्त दोनों में दिए हैं। तो उम्मीद कम है कि जुलाई में आपका हो पाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें और कई एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही डेट शीट आएगी तो फाइनली बता दिया जाएगा। वैसे जो पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करें तो आपका अगस्त में जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और जब तक आपका डेट शीट नहीं आ जाती तब तक बहुत ज़्यादा कंफर्म करना उचित नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ढाल निर्धारण की किस विधि में समोच्च रेखाओं की कुल लंबाई और उनके बीच के अंतराल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ढाल निर्धारण क्यों किया जाता है, या ढाल विश्लेषण में जब आप पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य होता है कि कोई भी धरातल हो या किसी भी प्रदेश का कोई धरातल हो, उसमें ढाल से संबंधित जो दशाएं हैं उसके बारे में जानकारी रखना। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप नहरों का निर्माण करेंगे, ठीक, तो उससे आप किस तरह से किधर ले जाएं या कहाँ से उसकी औसत ढाल को बनाएं ताकि स्लोप उसका बना रहे और आसानी से जो जल का फ्लो है वो बनता जाए। ठीक, और अन्य चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके निर्धारण के लिए कई विधियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं ढाल निर्धारण के लिए। तो बेसिकली इसकी 5 विधि हैं जो ढाल निर्धारण से संबंधित हैं। एक आपका है फेंस्टर वाल्डर औसतन विधि या औसत ढाल निर्धारण विधि है। दूसरा आपका सीके बेंटवर्थ विधि है, जो सीके बेंटवर्थ ने दिया था। और इसी में देखिए आपका तीसरा जो दिया गया, देखिए रॉबिन्सन का ढाल निर्धारण विधि है। चौथा आपका स्मिथ का ढाल निर्धारण विधि है, इनका पूरा नाम है GH स्मिथ और AH रॉबिन्सन। ठीक, और जो लास्ट वाला है इसमें देखिए विकल्प में हमने रखा भी है, लास्ट वाला जो है ये 5वां है, रेज व हेनरी की जो ढाल वर्ग विधि है, ढाल निर्धारण के लिए ये वर्ग विधि का उपयोग किए थे। ठीक, तो ये 5 विधियां हैं। अब इन 5 विधियों पे आधारित यहाँ पे प्रश्न है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो ढाल निर्धारण विधि आपका आपके सिलेबस में दिया गया वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दिया है कि ढाल निर्धारण की किस विधि में समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन का उपयोग किया गया। इसमें कंटूर लाइन की टोटल लंबाई और उनके बीच का जो अंतराल है उसका उपयोग किया गया। ठीक, तो यह किस में उपयोग किया गया, यह आपका जो है उपयोग किया गया, विकल्प है आपके पास बेंटवर्थ विधि, फेंस्टर वाल्डर विधि और रॉबिन्सन ढाल विधि और स्मिथ का ढाल निर्धारण विधि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेंस्टर वाल्डर औसत विधि। तो सर्वप्रथम इस विधि में क्या होता है कि ओपिसोमीटर यंत्र के द्वारा मानचित्र पे जो समोच्च रेखा है, अब देखिए यहाँ से आपका एक चीज़ और क्लियर हुआ, ओपिसोमीटर से क्या होता है, समोच्च रेखा की लंबाई माप के उसका कुल योग जो है निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है उसकी लंबाई, उनके बीच के अंतराल जो है उसको भी मापा जाता है। तो इसका एक फार्मूला फेंस्टर वाल्डर ने दिया था कि औसतन ढाल बराबर जो है समोच्च रेखा की कुल लंबाई, ये जो है कुल लंबाई यानी टोटल लेंथ इनटू समोच्च रेखा का जो अंतराल है, ठीक, उनके बीच जो स्पेस है, गैप है, और डिवाइड इससे करना है क्षेत्रफल से, जो एरिया पूरा दिया गया टोटल एरिया। ठीक,
तो आपका क्या निकला जाएगा, औसत ढाल निकला जाएगा किसके अनुसार, फिंस्टर वाल्डर के अनुसार। ये भी आप याद रखिए, ये भी आप देख लीजिएगा फार्मूला, ठीक, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ से फार्मूला भी दे के पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए ऐड भी कर रखा है। देखिए दिया गया किसने आपेक्षिक उच्चावच के आधार पर ढाल निर्धारण का प्रयास किया। तो किसने जो है आपेक्षिक उच्चावच के आधार पर ढाल निर्धारण का प्रयास किया। विकल्प है आपके पास रॉबिन्सन ढाल निर्धारण विधि, स्मिथ का ढाल निर्धारण विधि, रेज और हेनरी का ढाल निर्धारण विधि, यह वर्ग विधि में ये आता है, या सभी। तो आपेक्षिक उच्चावच यानी रिलेटिव रिलीफ के आधार पर जो स्लोप एनालिसिस के लिए एक नई मेथड का उपयोग किया था, प्रतिपादन किया था, वह किसने किया था, GH स्मिथ महोदय ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाता है, ठीक। इन्होंने किया था कि समोच्च रेखा मानचित्र पर 5 मिनट अक्षांश और 5 मिनट देशांतर विस्तार वाला इन्होंने आयत का एक ग्रिड लिया। उसके बाद उसमें स्थानिक ऊंचाइयों का ध्यान से निरीक्षण किया और प्रत्येक आयत में जो क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंचे सबसे नीचे बिंदु का अंतर ज्ञात किया, ठीक। ज्ञात करने के बाद उन्होंने आयत चित्र के केंद्र पर वो चीज़ें लिख दी और अपेक्षिक उच्चावच दिखलाने वाले जो मान दिए गए हैं इसी आधार पर वहाँ पे जहाँ पे जिसका निकला वहीं पर उन्होंने उसका अंतर्वेशन किया और समान अपेक्षिक उच्चावच प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को भी उन्होंने वहाँ पे खींचा। बेसिकली इन्होंने किसने, स्मिथ महोदय ने इसका उपयोग कहाँ पे किया था, इसका उपयोग उन्होंने ओहियो में किया था, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका क्या क्लियर हुआ, स्मिथ ने आपेक्षिक उच्चावच यानी रिलेटिव रिलीफ के आधार पर ढाल विश्लेषण की विधि का प्रतिपादन किया। फिंस्टर वाल्डर ने क्या किया था, समोच्च रेखा की कुल लंबाई समोच्च रेखा का अंतराल का गुणा करके उसमें कुल क्षेत्रफल से भाग दिया, तो जो निकला वो फिंस्टर वाल्डर के अनुसार हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला दिया है कि औसत ढाल बराबर समोच्च रेखा की प्रति मील औसत संख्या, समोच्च रेखा का अंतराल और डिवाइड बाई 3361, ठीक। तो ये आपका एक कांस्टेंट नंबर दिया गया था और ये किसने किया, फिंस्टर वाल्डर, वेंटवर्थ, रेज, हेनरी, रॉबिन्सन, ठीक। स्मिथ को आपने पढ़ लिया, फिंस्टर वाल्डर को देख लिया। अब अगला ये इसका राइट आंसर है वेंटवर्थ, ठीक। वेंटवर्थ ने क्या किया था कि इन्होंने औसत ढाल निर्धारण के लिए समोच्च रेखा की कुल लंबाई के स्थान पर समोच्च रेखाओं की संख्या को गणना का आधार माना, ठीक। समोच्च रेखा की संख्या को इन्होंने गणना का आधार माना, किसने, फिंस्टर वाल्डर ने कुल लंबाई को माना था और CK वेंटवर्थ ने क्या किया कि कुल लंबाई की जगह उसकी कुल संख्या को मान लिया। और ये इसलिए माने क्योंकि समोच्च रेखाओं की संख्या का ढाल की मात्रा से सीधा संबंध होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में ये स्पष्ट कहा जाए तो जो तीव्र ढाल वाले भाग होते हैं वहाँ पर जो समोच्च रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, इसलिए उनकी संख्या भी वहाँ अधिक होती है। और इसके उल्टा यदि देखें तो जो मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समोच्च रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं, ठीक। इसीलिए वेंटवर्थ ने इस सूत्र का उपयोग किया, यानी ये सूत्र उन्होंने दिया और उन्होंने ये एक कांस्टेंट रखा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ से आप रॉबिन्सन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, पांचों विधियों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। स्मिथ को आपने देख ही लिया, आपेक्षिक उच्चावच, ठीक। रॉबिन्सन ने क्या किया था, रॉबिन्सन महोदय ने इन्होंने क्वांटिटेटिव दृष्टि से जो है शुद्ध उच्चावच मानचित्र बनाने के लिए एक अन्य विधि का इन्होंने उपयोग किया। इसमें उन्होंने मानचित्र पर वर्गों का एक जाल खींच दिया और जिसमें प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने 0.01 वर्ग मील रखा। किसने रखा, रॉबिन्सन महोदय ने, ठीक। आगे चल के इसी विधि में शोधकर्ता एक हैं जिनका नाम है बार्नेस, इन्होंने इनके सूत्रों का भी इन्होंने अध्ययन किया आगे चल के, ठीक, जो रॉबिन्सन ने दिया था। तो रॉबिन्सन ने जो सूत्र दिया था या जो इनकी विधि थी, इसमें उन्होंने मानचित्र में बिंदुओं के घनत्व को देखकर औसत ढाल की सामान्य दशाओं का सरलता से अनुमान लगाया और जिसको देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद बचे हैं रेज और हेनरी। तो रेज हेनरी ढाल वर्ग विधि में क्या हुआ था कि रेज और हेनरी ने
जो GH स्मिथ की आपेक्षिक उच्चावच विधि थी उसके अनुसार न्यू इंग्लैंड का भूडाल मानचित्र बनाकर और उससे निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए स्मिथ की विधि उपयुक्त नहीं है और इस क्षेत्र के संप्राय मैदान में संकीर्ण और गहरी घाटियों के कारण समोच्च रेखीय मानचित्र पर बनाया गया जो 5 मिनट अक्षांश और 5 मिनट देशांतर विस्तार वाला जो अपेक्षिक उच्चावच का मान है ये अधिक बढ़ जाता है, जिससे अनेक जगह का जो धरातल है वो या उसके जो लक्षण है वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि समोच्च रेखा घनत्व सूचक के लिए इन्होंने ढाल वर्ग विधि अपनाया और ढाल वर्ग विधि में इन्होंने अनेक चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया। ठीक, उसके बाद देखिए अब बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए जो पेड बैच है उसमें आप लोगों को पढ़ाया भी गया है रेज और हेनरी। तो यहाँ पे बेसिकली बताने का मतलब ये है कि आप इससे परिचित हो जाएं कि आखिर ये भी एक थ्योरीज हैं जो ढाल विश्लेषण से संबंधित हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं जहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों का क्षेत्रफल और वर्धन काल का उस क्षेत्र की जलवायु से संबंध प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो फसल है उसका क्षेत्रफल और उसका वर्धन काल यानी ग्रोइंग सीजन, जो उसकी वृद्धि दर है या वृद्धि का जो टाइम है, उस क्षेत्र की जलवायु से संबंध प्रदर्शित करता है। यह किस ग्राफ में अंकित किया गया, या इस तरह से आप कहें इसको कि फसलों का क्षेत्रफल और वर्धन काल का उस क्षेत्र की जलवायु से संबंध प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है। ठीक, विकल्प है आपके पास अर्गोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हाइग्रोग्राफ या क्लाइमेटोग्राफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एर्गोग्राफ हो जाएगा। एर्गोग्राफ में क्या होता है, इसमें आरेख और आलेख दोनों विधियों का मिला जुला एक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग फसलों का क्षेत्रफल और उसके ग्रोइंग सीजन को टेम्परेचर, रेनफॉल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से संबंध इसमें स्थापित किया जाता है, जिसमें आप जनवरी, फरवरी या 12 महीने के चिन्ह उसमें दिखाए जाते हैं। और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और रेनफॉल की मापनियाँ वहाँ पे दी गई होती हैं। ठीक, तो आपसे प्रश्न आए ये याद रखिएगा, फसलों का क्षेत्रफल और वर्धन काल किस पे दर्शाया जाता है, आर्गोग्राफ पे, और उस क्षेत्र की जलवायु का संबंध भी उसी से होता है। तो डायरेक्ट ये लाइनें पूछी गई हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे या प्रीवियस ईयर देखिए, थोड़ी देर में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो बैच है उसमें दिया गया होगा, नहीं तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उसमें आप देखिएगा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो अर्गोग्राफ यहाँ पे आपका राइट है, इसे इर्गोग्राफ भी कहते हैं, याद रखिएगा। अर्गोग्राफ या इर्गोग्राफ भी इसे कहते हैं। और आगे चल के 1938 में जो है ओगलेवी महोदय ने क्या किया था कि इसकी खोज की थी। ठीक, जिसे ओगलेवी का एर्गोग्राफ भी कहते हैं। तो वो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्लाइमेटोग्राफ को हार्टसोन ने क्या कहा था। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्लाइमेटोग्राफ को हार्टसोन ने क्या कहा था, आरेख, जलवायु आरेख, ध्रुवी चार्ट या घड़ी आरेख। ठीक, तो क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा किसी स्थान के मासिक तापमान और मासिक वर्षा, याद रखिएगा कौन सा, महीने का तापमान और महीने भर की वर्षा, दोनों दशाओं को इसमें प्रकट किया जाता है। और एक प्रकार का जो है क्लाइमेटोग्राफ क्या है, वृत्तारेख है। क्या है, वृत्ताकार का आलेख है, जिसे इरविन रेज ने आरेख कहा था। आरेख किसने कहा, इरविन रेज। ठीक, और मुन्स महोदय ने इसे जलवायु आरेख कहा था। मुन्स और हार्टसोन ने जलवायु आरेख और TW बर्च ने ध्रुवी चार्ट कहा था। ठीक, तो मुन्स और हार्टसोन ने क्या बोला था, जलवायु आरेख बोला था। तो यहीं पे पूछा गया कि हार्टसोन ने क्लाइमेटोग्राफ को क्या बोला था, जलवायु आरेख। मुन्स ने भी जलवायु आरेख कहा था। बर्च महोदय ने ध्रुवी चार्ट कहा था। बर्च ने ध्रुवी चार्ट कहा था और घड़ी आलेख नाम से इसे पुकारा था।
तो ये टोटल आपका क्लाइमेटोग्राफ है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें रचना विधियाँ की गई हैं, तो इसमें इसको बताने का काम जो है इरविन रेज ने किया था। रेज ने आरेख या क्लाइमेटोग्राफ में औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के 2 चक्र बनाकर किसी एक चक्र से घिरे भाग को उसमें उन्होंने दिखाया था। ठीक, तो ये आप उसमें देख पाएंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें ओग्लवी का जो अर्गोग्राफ है, इसमें बताई गई विधि के अनुसार ही ये भी एक प्रकार से उसी से रिलेट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मौसम से रिलेटेड दशाओं को प्रदर्शित किया जाता है, मासिक तापमान और मासिक वर्षा को, किसमें, क्लाइमेटोग्राफ में। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 हो गया। 6 देखिए, 6 में दिया है कि औसत मासिक तापमान और मासिक वर्षा दोनों दशाएं प्रकट करने वाला आरेख कौन सा है, जिसे रेज ने आरेख का, देखिए ऊपर अभी आपसे बताया गया है। तो आरेख यानी कि स्पोक आरेख, जिसे कहा किसने, रेज महोदय ने। तो ये आपका राइट आंसर क्लाइमेटोग्राफ है। ठीक, चलिए अगला देखिए हुआ ग्राफ, जिस पर औसत मासिक तापमान और अपेक्षित आर्द्रता का निरूपण किया जाता है, जिसे टेलर ने पहली बार प्रयोग किया। तो ध्यान से पढ़िए इसको कि वह ग्राफ जिसे औसत मासिक तापमान, अभी आपने क्लाइमेटोग्राफ में किया देखा औसत मासिक तापमान और मासिक वर्षा, जबकि इसमें पूछ रहा है कि औसत मासिक तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता, जबकि उसमें क्या था, वर्षा था। इसमें क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता की बात की जा रही है। ठीक, या आर्द्र बल्ब का तापमान भी दे सकता है। तो ये किस ग्राफ के बारे में बात किया जाता है, जिसे टेलर ने पहली बार उपयोग भी किया था। तो ये देखिए क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ है, अर्गोग्राफ है। तो क्लाइमेटोग्राफ भी आपने देखा, अर्गोग्राफ भी आपने जाना। राइट आंसर इसमें हो जाएगा क्लाइमोग्राफ। ठीक, तो क्लाइमोग्राफ को क्लाइमोग्राम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके पहली बार जो है 20वीं सदी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने इसका उपयोग किसके लिए किया था, शारीरिक क्रियाओं पर तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता के प्रभाव को प्रकट करने के लिए पहली बार टेलर ने इस तरह का आलेख बनाया था और उन्होंने इसे क्लाइमोग्राफ नाम से संबोधित किया था। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये पूरा आपका, ये भी देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है। और ये जो ग्राफ है या ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं, ये आपका फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे आप किसी राज्य का देने जाएंगे, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश का आया था, 12 सीटें वहाँ पे ज्योग्राफी की थी आई थिंक। तो वहाँ पे भी देखिए आपका सिलेबस में प्रैक्टिकल है। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न की ये आपका फिगर दिखाया गया, जिसमें एक तरफ लिखा है स्कॉर्चिंग, एक तरफ मगी, एक तरफ कीन है, एक तरफ रहा है। ठीक, और इधर दिखाया गया क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इधर आपका है वेट बल्ब टेम्परेचर यानी आर्द्र बल्ब तापमान, और ये यानी एक प्रकार का क्या है, क्लाइमोग्राफ है। ठीक, अब इसमें जो दिखाया गया, इसमें पूछ रहा है कि चित्र में दिखाया गया क्लाइमोग्राफ जिसे टेलर ने बनाया है, जलवायु की दशाएं सत्य हैं, यानी जो स्कॉर्चिंग, मगी, कीन, रा ये सब दिखाई गई हैं, इसमें जो प्रकट करता है ये कौन सा सही दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जो दिखाया गया है ये सभी सही दर्शाए गए हैं। स्कॉर्चिंग भी आपका यहाँ पे अपनी स्थिति में है, मगी भी वही है, ठीक, रा भी वही है और कीन भी वही है। तो टेलर का जो क्लाइमोग्राफ था, इसका मूल उद्देश्य ये था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जो यूरोपवासी हैं उनके निवास की संभावनाओं और सीमाओं को इंगित करना था। इसलिए उन्होंने क्लाइमोग्राफ के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी कोनों में, तो सबसे पहले इन्होंने उत्तर पूर्वी, देखिए कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, ये हो गया। तो मगी क्या हो गया, उत्तर पूर्वी हो गया। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी आपका ये हो जाएगा, यानी रा आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी हो गया। उसके बाद आपका आता है दक्षिण पश्चिमी,
तो दक्षिण पश्चिमी में देखिए आपका ये दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है, तो बीच में यानी कि दक्षिण पश्चिमी में आपका क्या आ जाएगा, कीन आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट बचता है जिसमें उन्होंने क्या बोला, उत्तर पश्चिमी। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिमी यानी ये आपका क्या हो गया, स्कॉर्चिंग। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने ये प्रदर्शित किया था किस पे, क्लाइमोग्राफ पे। किसने प्रदर्शित किया था, टेलर महोदय ने किया था। ठीक, इसके पहले देखिए टॉलमी का नाम आया था, जिसमें ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि टॉलमी रोमन है। देखिए टॉलमी का जो जन्म हुआ था वो आपका जो यूनानी यानी ग्रीक में हुआ था। हालांकि इन्होंने जो इनके जन्म को लेके यहाँ पे कई विद्वानों के कई मत भी हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 90 से लेके 168 ईस्वी के बीच, यानी जन्म मृत्यु इनका था। तो इसमें इन्होंने इनका जन्म जो माना है कि यूनानी विद्वान है जिनका जन्म यूनान के टालेमिस नगर में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इन्हें मानते हैं कि ये मिस्र के पेलुसियम में इनका जन्म था, लेकिन सबका एक मत नहीं है। ठीक, और इन्हीं के टाइम पीरियड में रोमन का और ग्रीक का दोनों का उत्कर्ष काल चल रहा था। तो इसलिए कई किताबों में आपको ये रोमन भी देखने को मिलेगा, ये ग्रीक जोग्राफर भी हैं। ठीक, तो किताबों में आप देखेंगे निश्चित तौर पे आपको ये मिलेगा कि जो टालमी महोदय हैं इन्होंने क्या किया था कि ये स्ट्रैबो और टालमी, ये इन्हीं दोनों के समय में जो रोम साम्राज्य था वो चरमोत्कर्ष पे था। ठीक, टालमी जो है ये रोमन काल का और शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता था। ठीक, यानी रोमन काल का भी और शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता था। तो याद रखिएगा टालमी का जन्म जो है, ज़्यादातर जो प्रसिद्ध यही है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्रीक में हुआ था। जो टालेमिस नगर नामक स्थान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कई लोग मानते हैं कि इनका रोमन भी हुआ, यानी ये रोमन भी हैं। तो हालांकि ये इन्हें रोमन काल का भी और शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता कहा जाता है। और इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में रहकर काम किया था। ठीक, इसीलिए ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये मिस्र के हैं। और इनका टालमी का जो है ये बीच में इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि पिछला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मानचित्र कला के इतिहास के बारे में, तो इसीलिए इसमें उन चीज़ों को मेंशन कर दिया जा रहा है। ठीक, तो ये स्कॉर्चिंग, मगी, कीन और राय, ये समझ में आया आपको कि ये आपका कौन सी स्थिति है। यहाँ से समझिए ये आपका किस दिशा में मगी, ये उत्तर हो गया, ये आपका पूरब यानी ये उत्तर पूर्व हो गया। ये आपका दक्षिण है, ये पूरब है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो कीन आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। ये आपका उत्तर है, पश्चिम है, तो स्कॉर्चिंग आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक, अब सबका मतलब क्या है उस पर भी यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर का दिया है कि वह ग्राफ जिसमें औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को अंकित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के मूल्य। अभी आपने देखा औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा किस में होता है, ये क्लाइमेटोग्राफ में था। जबकि क्लाइमोग्राफ में क्या था कि औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता था क्या, क्लाइमोग्राफ। ठीक, इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के मूल्य यानी उनके वैल्यूज जो है ये किस में होते हैं। ठीक, तो अर्गोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ है, हीदर ग्राफ है और आपका यहाँ पे दिया गया है सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीदर ग्राफ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को इंगित किया जाता है किसमें, हीदर ग्राफ में। और इन दोनों के बारे में आप जान ही रहे हैं। उसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे कीन किस प्रकार की जलवायु दशा को इंगित करता है। ठीक, विकल्प आपके पास है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, ठंडी एवं आर्द्र जलवायु, ठंडी एवं शुष्क जलवायु, उष्ण एवं शुष्क जलवायु। अब देखिए कीन यहाँ पे आप समझिएगा जो अलग अलग नाम दिए गए थे, यहाँ पे स्कॉर्चिंग था, यहाँ मगी है, ये आपका रा है, ये आपका कीन है।
इन दिशाओं के बारे में याद रखिएगा, जो जो यहाँ पे हमने बताया कौन सी दिशाएं किधर हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मगी को किस जलवायु दशा के लिए उपयोग किया था टेलर ने। इन्होंने उष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए इसका उपयोग किया था मगी का। तो उष्ण और आर्द्र आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए ठंडे और आर्द्र के लिए किसका उपयोग किया था, इन्होंने रा का उपयोग किया था ठंडी और आर्द्र के लिए। कीन किसके लिए किया था, ठंडी और शुष्क जलवायु के लिए। तो कीन यानी यहाँ पे आपका है ठंडी और शुष्क जलवायु के लिए कीन, और यही प्रश्न पूछ रहा है। और उष्ण और शुष्क, उष्ण और आर्द्र मगी था, उष्ण और शुष्क क्या हो जाएगा, स्कॉर्चिंग हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट वाला। तो स्कॉर्चिंग उष्ण और शुष्क, मगी उष्ण और आर्द्र, रा ठंडी और आर्द्र, कीन ठंडी और शुष्क। ठीक, ठंडी और शुष्क जलवायु, यानी कि यदि आप देखें तो स्कॉर्चिंग आपका यहाँ पे है, कीन यहाँ पे है, दोनों क्या हैं, शुष्क जलवायु हैं। इधर आप देखिए रा और मगी और रा दोनों क्या हैं, आर्द्र जलवायु हैं। ठीक, तो ऊपर वाली क्या है, ये उष्ण हो गई, नीचे वाली क्या हो गई, ये कोल्ड हो गई। ठीक, तो ये आपका लास्ट था क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देख लिया है। इससे आपका क्लाइमोग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ, एर्गोग्राफ और हीदर ग्राफ यहाँ से क्लियर हो गया है। हीदर ग्राफ में थोड़ा सा समझ लीजिए कि हीदर ग्राफ जो है यह भी एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ये क्लाइमोग्राफ का ही एक रूप है। यहाँ पे देखिए ऊपर प्रश्न था आपके लिए, यहाँ पे हीदर ग्राफ भी एक प्रकार का क्लाइमोग्राफ है, जिसमें औसत मासिक तापमान, औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को कोटि और भुजा दोनों में दिखाया जाता है। हीदर ग्राफ को इस तरह से दिखाया जाता है, और इसमें एक तरफ आपका टेम्परेचर होता है, एक तरफ आपका यहाँ पे रेनफॉल दिया रहेगा, और इसमें ग्रिड बनाई जाती हैं अलग अलग। ठीक, और इसमें कोटि और भुजाओं को इसमें दिखाया जाता है, और इसमें इस तरह से आपका सभी जो ईयर के यानी पूरे महीने के तापमान को यहाँ पे और रेनफॉल को दिखाया जाता है। तो रेनफॉल इधर आपका हो जाएगा और टेम्परेचर इधर हो जाएगा। तो ये हीदर ग्राफ है। ठीक, तो याद रखिएगा हीदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस इनको अलग करता है, और वहीं से ज़्यादातर प्रश्न आपसे बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। और अब जो है आप टेलर का जो ये जलवायु का मानचित्र यानी क्लाइमोग्राफ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और अंततः यदि आप पीजीटी बैच में जुड़ना चाहते हैं या नेट बैच में या हायर के लिए, हायर में देखिए वैकेंसी जो आएगी वो लगभग 47 आपका मेल का है, यानी मेल फीमेल इसमें दोनों हैं, और 9 जो है केवल स्पेशली फीमेल का है। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं। आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप यहाँ पे बने रहें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे कोशिश यही रहेगी। इधर देखिए थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा है वीडियोज आप लोगों को, लेकिन जल्द ही आपको ये पूरी रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। और हम लोग आगे प्रोग्राम यही कर रहे हैं कि पूरा आपको एक बार पूरे सिलेबस पे यूजीसी नेट के हर एक यूनिट से आपको एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी से लेके आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स तो चल ही रहा है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बाद हम लोग इंडिया पे आ जाएंगे, यानी भारत के भूगोल से भी वहाँ पे एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।